हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बारी आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। ठीक है ना बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक, और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है तो वैद्युत रसायन। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये है हमारा इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर में इसके बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के आसानी से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा गिब्स ऊर्जा, यानी गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे एग्जाम में बनते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा नेल्सन समीकरण। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, गिब्स ऊर्जा को लेकर के और नेल्सन समीकरण को लेकर के। ठीक है ना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और बाकी जो भी आपकी समस्याएं रह जाती हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करे हुए। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो पहला टॉपिक है आज का वो क्या है हमारा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, गिब्स मुक्त ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल बनता है इसका, कभी कभी या तो डेफिनेशन भी पूछ देता है या तो मेरे ख्याल से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल जरा पढ़ लेते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कह रहा है क्या कि किसी स्थिर दाब एवं ताप पर, ध्यान समझना, किसी स्थिर दाब एवं ताप पर किसी प्रक्रम के दौरान ऊर्जा की वह उपलब्ध मात्रा जिसे उपयोग में या कार्य में लाया जा सके। ठीक है ना, जिसे उपयोग में या कार्य में लाया जा सके गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। डेफिनेशन बहुत ही आसान सी थी, आपने देखा, आसानी से आपको याद होगी। ठीक, एक चीज़ और याद रखिए कि इसको लिखें तो किस चीज़ से लिखें ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो अब इसको लिखा किससे जाता है तो आप ध्यान रखेंगे डेल्टा आर जी। ठीक, इसको लिखने का काम आप किससे करेंगे, डेल्टा आर जी से इसे प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब जरा शुरू करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में, क्योंकि फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, तो फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। पहला फार्मूला जो होगा वो होगा हमारा क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा को लेकर के। ध्यान रखना, क्या लिखेंगे आप, गिब्स मुक्त ऊर्जा, या कभी कभी गिब्स ऊर्जा भी लिख देगा, कोई समस्या नहीं है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में अगर हम बातचीत करें तो जो हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा जरा ध्यान देना। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर जी बराबर माइनस एन इंटू में एफ और इंटू में ई नॉट सेल, माफ़ करिएगा ई सेल। ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ई सेल लिखना है। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। ये हो गया आपका फार्मूला। ये किसके लिए है तो आप ध्यान रख पाएंगे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा जब पूछा जाएगा तब आप इस तरीके से फार्मूला निकालेंगे। ठीक, अभी हम आपको कुछ कहानी बताते हैं, सबकी बात डिटेल में करेंगे उधर की तरफ। पहले एक और फार्मूला जान लीजिए इसी का। कभी कभी आपसे इसी में पूछ देगा कि मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है ना, ऐसे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, कभी कभी इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर ऐसे पूछ देता है तब आपने क्या करना है तो आप इसी की जगह पे लिखेंगे डेल्टा आर जी नॉट, ऊपर नॉट लगा देना। ठीक है ना, जब मानक शब्द समझना तो नॉट लगा देना। तो डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस का एन इंटू में एफ और इंटू में ई नॉट सेल। बोले समस्या खत्म। ये ध्यान रखना, ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक, अभी इन्हीं के न्यूमेरिकल भी हम आपसे करवाएंगे। फिलहाल ये 2 न्यूमेरिकल आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक, अब कहाँ किसकी कहानी है जरा इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको n दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा कि आपको यहाँ पर n दिखाई दे रहा होगा। तो n जो है ये क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो n जो होता है ये होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोलो साथ में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या।
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, n बोल देते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। ओके, अब दूसरी कहानी समझ लेते हैं। तो दूसरी कहानी में आपने देखा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है F, तो जो F होता है इसी को बोलते हैं फैराडे स्थिरांक या फैराडे नियतांक। ध्यान रखना क्या बोला जाता है, इसी को फैराडे नियतांक कह देते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम फैराडे नियतांक के बारे में बातचीत करें तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो फैराडे नियतांक का मान होगा, क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना, फैराडे नियतांक का अगर मान आप निकालेंगे तो फैराडे नियतांक का जो मान होता है वो कितना होगा, तो ध्यान रखना है आप 96,500। ठीक है ना, ये वैल्यू याद कर लीजिए। F का फिक्स मान होता है 96,500। जब न्यूमेरिकल करेंगे आप तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए याद कर लीजिए। ठीक है ना। और आगे अगर हम बातचीत करें तो आपने यहाँ पर और चीज़ों को देखा। आपने देखा कि पहले वाले में आपको यहाँ पर ई सेल दिखाई दे रहा होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, पहले फॉर्मूले में क्या लिखा आपने, ई सेल लिखा। ठीक, तो जो ई सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल विभव। इसी को क्या बोला जाता है, सेल विभव बोला जाता है। ठीक, इसी को सेल विभव बोल देते हैं। कभी कभी इसी को केवल इलेक्ट्रोड विभव भी बोल देंगे। ठीक, यानी कि सेल विभव के साथ साथ आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, तो दोनों कहानी एक ही रहेगी, ये बात ध्यान रख लीजिएगा फिलहाल। उसके बाद आपने एक लास्ट वाले फॉर्मूला जो हमने लिखा उसमें आपने एक जगह लिखा देखा है ई नॉट सेल। क्या देखा आपने, ई नॉट सेल। यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल की कहानी क्या होती है, तो आप याद रखेंगे मानक सेल विभव। क्या बोलेंगे आप, मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलो ठीक, अब जरा बताओ किसी को यहाँ तक कोई समस्या, फटाफट देख लो जरा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना। फॉर्मूले दो हैं, अच्छे तरीके से याद कर लो। कभी कभी गिब्स मुक्त ऊर्जा पूछेगा, कभी कभी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा पूछ देगा। दोनों ही बातें एकदम से सेम है, अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर सेल विभव को लेते हैं, यहाँ पर मानक सेल विभव को ले लेते हैं। ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल करा जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतर न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.10 वोल्ट है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है ना। अब आपको डैनियल सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो हमने पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाया था वैद्युत रासायनिक सेल, और उसी में हमने एक एग्जाम्पल कराया था डैनियल सेल का। अगर आपने इस चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि डैनियल सेल किसे कहते हैं। एक बार हम आपको थोड़ी सी झलक दिखा दें डैनियल सेल की कि कैसा बनता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ना, ये क्या है, एक डैनियल सेल है। डैनियल सेल में इस तरीके की दो रिएक्शन बनती हैं, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, और चाहे तो सेल रिएक्शन भी हम लोग बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये थी कहानी, थोड़ी सी डैनियल सेल की झलक भी। बाकी की कहानी हम लोग आगे चलते हैं और वहीं पे देखते हैं चल करके। ठीक है, चलिए। तो हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से समझते हैं एक बारी। क्या कह रहा है, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो आपको इतना दिया गया है। इसको आपको क्या करना है, इसके लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करके बतानी है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़रा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डैनियल सेल के लिए रिएक्शन बनानी है। तो इसमें डैनियल सेल के लिए रिएक्शन जो बनानी है वो दो रिएक्शन बनानी होती हैं। आप याद रखेंगे एनोड रिएक्शन, साथ में बोलते जाइएगा और ध्यान से देखते जाइएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, एनोड रिएक्शन। ठीक, अच्छा, जो एनोड रिएक्शन होती है उसके साथ में हम लोग क्या कराते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो एनोड रिएक्शन होती है उसके साथ में कराया जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, क्या कराया जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, और जो ऑक्सीडेशन जिसके साथ में कराया जाता है वो कौन सा छड़ होती है, तो आपको याद रखना है जिंक की। ठीक, और जिंक की छड़ में हमें पता है पहले ये जिंक की छड़ जो है वो सॉलिड के रूप में होती है, और ऑक्सीडेशन कराते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन दान करा देते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके ऐसे जिंक 2+ के एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन दान करके, तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन दान करके। क्लियर हो गया। अब इसी में अगर हम आपसे कह दें, हमको एक काम करो, जरा बता दो कैथोड रिएक्शन। ठीक, दूसरी कौन सी रिएक्शन बनती है इसमें, तो कैथोड रिएक्शन बनेगी। ठीक है ना। अब अगर कैथोड रिएक्शन बनेगी तो कैथोड किसको बोला जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि जिस भी छड़ के साथ में या जिस भी छड़ को हम लोग कैथोड बोलते हैं उसके साथ में कराते हैं रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो अपचयन। ठीक है ना। अपचयन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अच्छा, किस छड़ के साथ अपचयन होता है, तो ध्यान रखना है कॉपर की छड़ के साथ में।
कॉपर पहले एक्वस के फॉर्म में होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करेगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वैसे ही यहाँ पर ये आकर के कॉपर का क्या बना लेगा, सॉलिड बना लेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक। थोड़ी सी मैं और बातें इसी में बता दूँ, मैं कह दूँ इसमें सेल रिएक्शन भी आप लिख लीजिए तो कोई बुरी बात नहीं हो जाएगी, है ना। ऐसे लिख लीजिए इसमें क्या, सेल रिएक्शन। अब जब सेल अभिक्रिया बनाएंगे इसके लिए तो हमें क्या करना होता है, जो इधर दिख रहा है उसको इधर जोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि जिंक का आपको क्या दिख रहा है, पहले सॉलिड दिख रहा है प्लस, फिर यहाँ पर आपने देखा कि कॉपर का हमें एक्वस का फॉर्म दिख रहा है, ठीक। तो वो लिख दिया अपन ने, एरो लगाइए, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। इधर आप देखना आपने पहले क्या कि जिंक को आप, जिंक का जो है ना आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है, तो एक्वस का फॉर्म दिख रहा है, प्लस में कॉपर का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, तो सॉलिड का फॉर्म दिख रहा है, ठीक। अगर यहाँ तक कहानी सबको पल्ले पड़ गई है तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखते हैं और क्या क्या कहानियाँ इनकी हो सकती हैं। ओके, अब अगर यहाँ तक आपने सीख लिया है, सारी बातें सीख ली हैं, तो अगर हम आपसे कह दें कि ध्यान से देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसी को अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये दोनों ही बातें एक होती हैं, इसको बोलते क्या है, तो ई नॉट सेल। तो अब अगर हम आपसे पूछें, जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, तो आपको दिया गया है किसका मान, ई नॉट सेल का। अब अगर ई नॉट सेल का मान दिया गया है तो कितना दे रखा है, तो 1.10 है क्या, नहीं है। चलिए वापस आते हैं, तो 1.1 वोल्ट ये किसका मान हो गया, ई नॉट सेल का। और हमें किसकी ज़रूरत होती है, एन की। तो सबको पता है यहाँ पर एन आपने कितने इलेक्ट्रॉन दान करे हैं प्यारे बच्चों, 2, ग्रहण भी कितने करे हैं, 2, तो यही तो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एन का जो मान है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर के आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान में, एन का मान कितना फिक्स हो गया, 2। अच्छा, एफ की वैल्यू अभी हमने कहा था याद जरूर कर लेना, तो कितनी होती है, तो ध्यान रखना 96,500। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। अब अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर मैं अगर आपसे कह दूं, यहाँ पर आप अपना क्या लगा लीजिए, फार्मूला कौन सा लगेगा, तो सबको पता है मानक गिब्स ऊर्जा पूछा गया है, तो आप लिखेंगे डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस का एन इंटू में एफ और इंटू में ई नॉट सेल, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखें। अब आपको सारी की सारी वैल्यू आपको दी गई है, तो वैल्यू ही तो रखनी है केवल। तो क्या करेंगे आपकी डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन, एन का मान 2 हो गया, एफ का मान है 96,500, ओके, और इंटू में ई नॉट सेल का मान है 1.1, ठीक। अब अगर मैं कह दूं यहाँ से आप पॉइंट हटा लीजिए ये वाला, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। मैं कह दूं 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, अपने हिसाब से गुणा करा लेना है। डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस का, मैं कह दूँ 11 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करा दो, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, तो 22 मल्टीप्लाई 96 50 ये है, ठीक। इसको आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको दिखने को मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से ये न्यूमेरिकल पल्ले पड़ गया होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, मात्रक पे थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पर आपको ये जो मात्रक मिलेगा ये किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा, ठीक। अगर इसी को आप किलोग्राम प्रति जूल में बदलना चाहते हो, ठीक है ना, ये ग्राम प्रति जूल में होगा, ठीक। अगर किलोग्राम प्रति जूल में बदलना चाहते हो तो 1000 से भाग करा देना, ठीक, वरना ऐसे ही छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को आप समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एक और न्यूमेरिकल दिया गया है, उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग बनाते हैं अभी तुरंत, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो इस न्यूमेरिकल को। क्या कह रहा है कि एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कोई एक सेल है, उसमें इस तरीके से निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कह रहा इस सेल का 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल इतना है, तो सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक। बिल्कुल पिछले तरीके से ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 2 रिएक्शन बना लीजिए, जैसा कि हर बारी करते हैं ना। पहले आप ध्यान रखना है कि आपको कौन सी रिएक्शन बनानी है, एनोड की अभिक्रिया बनानी है, ठीक है ना। अब एक काम करो जरा, ये जो आपको मैंने ऊपर पहले लिख लेते हैं ना, एनोड रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पर ये पहचानना एनोड किसको बोला जाए, तो बस आप इतना ध्यान रखना कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का दान किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखो। तो हम लोग किसके साथ में, आयोडीन के साथ में। अब ये पता कैसे करना है कि दान कर रहे हो या ग्रहण कर रहे हो, तो पता करने के लिए सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2Fe3+ दिख रहा है। देखो जरा ध्यान से, क्या दिख रहा है, 2Fe3+। अब यहाँ पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, मतलब प्लस का कितना है यहाँ पर 6।
अब यही कहानी यहाँ पर आ जाओ, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है 2Fe2+, यही तो लिखा हुआ है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी यहाँ पर प्लस का कितना बचा है 4 बचा। बात समझना ध्यान से, इधर प्लस का 6, इधर कितना बचा प्लस का 4 बचा, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब यहाँ पर ये 2 प्लस का कम कैसे हो गया, क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए। मतलब जैसे ही आप माइनस के 2 ग्रहण करोगे, और ग्रहण करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, मतलब उसके साथ में रिडक्शन कराया जाता है। बात समझ में आ गया। तो हमें पहले क्या कराना है, एनोड रिएक्शन करानी है। एनोड का मतलब होता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पहले करानी है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। आपको सबसे पहला जो काम है एनोड रिएक्शन में क्या कराना होता है, ऑक्सीडेशन कराना होता है कि नहीं है, ठीक। तो पहले तो ये समझ लो, अब ऑक्सीडेशन कराना किसके साथ में है, जो इलेक्ट्रॉन दान करते, तो दान करने का काम कौन करेगा, आयोडीन करेगा। बात समझ में आ गई। जरा देखो ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको आयोडीन लिखा मिल रहा है, ठीक। अब ये क्या करेगा, बारी बारी से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, ठीक। एक बार में 1 निकालेगा, 2 बार में 2, तो इसका जो आई का चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आयोडीन जो है वो किस रूप में, एक सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई। उसके बाद अगर हम बात तीज करें दूसरी, तो दूसरी कहानी किसकी होती है, तो सबको पता है कैथोड की कहानी होगी। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैथोड रिएक्शन, ठीक है ना। और हमें हर बार ही बताया जाता है कि जब कैथोड रिएक्शन बनाना है, तब उसके साथ आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है, यानी कि अपचयन कर देना है, ठीक है ना। ज़रा बताएं यहाँ तक कोई समस्या। अब किसको ले लो आप, यहाँ पर आयरन को ले लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, Fe3+, ठीक। ये भी एक्वस के फॉर्म में है। अब उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन दान करे थे, वही इसे क्या करा दो, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दो। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ पर आपको 2Fe2+ का एक्वस वाला फॉर्म नज़र आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से कुछ बातें आपसे पूछूं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। क्वेश्चन में आपको ध्यान से देख लो, E0 सेल का मान डायरेक्ट दे दिया गया है। तो अगर मैं यहीं पे E0 सेल की कहानी लिखूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, कितना दिया गया है, तो 0.236 वोल्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं यहीं पे पूछूं आपसे n का मान, तो n का मान आप देख पा रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आपने दान करे, 2। तो यहाँ पर n बराबर कितना लिख दो, 2। f की वैल्यू सबको अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए, 96,500। ज़रा बताएं यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या। अब अगर समस्या नहीं है तो फिर आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है, ज़रा फॉर्मूला लिख के बता दीजिए। पूछा क्या गया है, तो ध्यान से देखो, मानक गिब्स ऊर्जा। तो मानक के लिए हमने आपको बताया है ΔRg0 बराबर फॉर्मूला लगाना है। तो क्या बनेगा, माइनस का n इंटू एफ इंटू में E0 सेल। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। मान रख दीजिए फटाफट। तो क्या मिलेगा हमें, ΔRg0 बराबर माइनस n का मान हमें पता है 2 है, f का मान हमें पता है 96,500 है, ठीक है, इंटू में E0 सेल का मान हमको पता है तो 0.236। अब अगर मैं कह दूँ यहाँ से पॉइंट हटा लो, तो नीचे आप देखेंगे कितने जीरो बन जाएंगे, 3 जीरो, ठीक है ना। अब हमने कहा आपसे ये 2 जीरो से 2 जीरो को निपटा दीजिए, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब क्या देखेंगे, आपकी ΔRg0 बराबर, मैं कहता हूँ 2 का गुणा करा दो पहले इधर पे, तो माइनस का, ठीक है, 965 मल्टीप्लाई, ठीक। अब इस 2 का गुणा करा दो, ठीक, 236 के साथ में, तो 6 का कराया 2 में, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 1 हासिल बचा, 3 दूनी 6 और 1 7 बचा, 2 दूनी 4, ठीक, यानी कितना आ जाएगा 472। बस यही कहानी बची है, और इस कहानी को आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करा लेना है, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मेरे ख्याल से आपको अब गिब्स ऊर्जा के न्यूमेरिकल बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे बातचीत करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। देख लीजिए जल्दी से, चलिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपने सब कुछ अच्छी तरीके से सीख लिया है कि गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं, मानक गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं, और इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, ठीक। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसको लेकर के, सेल विभव के लिए नेंसर्ड समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये बात ध्यान रख लो। आपको पेपर में इसका क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक। इसलिए इसको इतनी ही शिद्दत से पढ़ना है जितनी शिद्दत से मैंने आपसे बताया है। बात समझ रहे हो ना, ठीक। तो इस बात को भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, ठीक। एक डेफिनेशन कुछ नहीं बनती इसकी, ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा सीधे सीधे इसका न्यूमेरिकल, ठीक। अभी हम आपको फॉर्मूला बताते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, पहले इसको समझ लीजिए।
कह रहा है सेल विभव के लिए नेंसर्ट समीकरण। तो कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है, यानी सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव जो है वो किस पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर और टेम्परेचर पर, ठीक है। यानी अगर सांद्रता बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव पर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही लिखा है, सांद्रता तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन नेंसर्ट समीकरण द्वारा किया जा सकता है, ठीक। अगर हमें इनकी सांद्रता या ताप के साथ अगर इलेक्ट्रोड विभव में कोई परिवर्तन बताना है तो किससे बताएंगे, नेंसर्ट के समीकरण द्वारा बताएंगे, ठीक। आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको नेंसर्ट समीकरण लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हमको अच्छे तरीके से याद है क्या कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ई सेल, क्या लिखते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ध्यान से समझना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर इंटू में टी अपॉन में एन इंटू में एफ, ठीक है ना, और इंटू में लॉग बेस में 10, ठीक। और इधर पे आपको क्या लिखना है, क्यू। बात बताएं, ये फॉर्मूला नहीं याद होगा किसी को क्या, जल्दी से फटाफट मेरे ख्याल से सब लोग याद कर लो, जितनी स्पीड में हो सके ना उतनी स्पीड में आप इन फॉर्मूलों को तैयार कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसकी और थोड़ी सी आगे कहानी पढ़ते हैं, ध्यान से समझते चलना कि मैं बताता क्या जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान नहीं है ये, ठीक है ना, समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब Q बराबर हमें क्या लिखना होता है, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है ना, बटे रिएक्टेंट, समझना ध्यान से। अब प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, तो सबको पता है उत्पाद, तो आपको ध्यान रखना है ऊपर क्या लिखना है, उत्पाद की सांद्रता, ऊपर क्या लिखना है, उत्पाद की सांद्रता। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। नीचे आ जाते हैं, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो रिएक्टेंट बोला जाता है अभिकारक को, तो नीचे आप क्या लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता। ध्यान रखना क्या बोलेंगे आप, अभिकारक की सांद्रता। इतनी बात तो आपको यहाँ तक समझ में आ ही गई होगी मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक। अच्छा, अब अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना इन सबको बोलें क्या, तो अभी पीछे पढ़ चुके हो, ई सेल को क्या कहते हैं, सेल विभव, ई नॉट सेल को क्या बोलते हैं, मानक सेल विभव, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। एन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ क्या होता है, फैराडे नियतांक, इनकी वैल्यू भी पता है तुमको, ठीक। अब बचा है केवल आर, तो अगर हम आपसे यहाँ बात करें आर बराबर क्या होता है, तो आर जो होता है ये एक गैस स्थिरांक है, क्या है, गैस स्थिरांक है। आर जो है ये क्या है, एक गैस स्थिरांक है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। ध्यान रखना क्या होती है, जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक। इतनी बात याद रख लो, ये आर का मान हो जाएगा, समझते चलना ध्यान से, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, तो जो टी होता है ये कितना होता है, ताप, तो इसके लिए टेम्परेचर भी फिक्स माना जाता है और माना जाता है 298 केल्विन। बात समझ रहे हो ना, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में क्यू के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा नेंसर्ट का समीकरण। अगर आपसे पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि नेंसर्ट का समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले उत्पाद, ठीक है ना, प्रयोग किए जाने वाले जो है टर्म्स दिए गए इन सभी के नाम बता दीजिए, ठीक है। तो नाम आपको सबको पता होने चाहिए। ई सेल जो है ये सेल विभव कहलाएगा, ई नॉट सेल जो है ये मानक सेल विभव कहलाएगा, एन जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एफ जो होता है वो फैराडे नियतांक होता है, आर जो है वो क्या है, एक गैस स्थिरांक है, वैल्यू ये रही, टी जो है वो क्या होता है, ताप होता है, वैल्यू ये रही, ठीक है ना। यहाँ तक इतना केवल नेंसर्ट का समीकरण होता है, लेकिन न्यूमेरिकल इससे नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम हर जगह पे एफ की वैल्यू रख दें, ठीक है ना, आर की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू रख दें, जब सबकी वैल्यू रख करके हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में एक फाइनली फार्मूला निकल करके आता है, जिस फार्मूलों से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। कौन सा फार्मूला, तो ध्यान रखना है क्या कि ई सेल बराबर, ठीक है ना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू में लॉग बेस में 10, ठीक। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। इधर पे क्या होगा, प्रोडक्ट बटे में रिएक्टेंट। इतनी सी कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। ये वो फाइनल फार्मूला है जहाँ से आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं, ठीक है ना। पेपर में आपके जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो इसी से बनेंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को बहुत ही मन से अच्छे तरीके से याद कर लो,
समझ में आते आ रही नहीं आ रही, ठीक। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से सबको याद कर लेना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, ठीक। अभी आने वाले समय में मतलब इसी के जस्ट बाद में जब ये टॉपिक क्लियर होगा तब हम आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना? अब अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कभी कभी इसी में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है कि आपको इसमें रस समीकरण मिति गुणांक भी दिए जाएंगे। रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक, ठीक। कभी कभी आपको ये रस समीकरण मिति गुणांक भी दिए जाएंगे। जब ये गुणांक दिए जाते हैं तब आपके पास में रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो और स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी, ठीक। ये है ये कहानी, ठीक। अब अगर इसके लिए नेंसर्ट का समीकरण बनाना है, अब चाहे इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, दोनों में से जो मन करे। चलो हम यही वाला लिख करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा? तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू में लॉग बेस में 10, ठीक। अब आपको पता ऊपर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट की सांद्रता, नीचे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट की सांद्रता। अब अगर ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट आपके पास में दो हैं, यानी सी और डी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सी, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनटू में होगा क्या आपके पास में? डी। ये दो प्रोडक्ट हो गए कि नहीं होगा, ठीक। उसके बाद लिखेंगे रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में भी आपके पास में दो ही तो दिख रहे हैं, ए और बी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक, और इधर पे क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। जरा बताएं यहाँ तक किसी को तो कोई समस्या नहीं है? अब अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, इसका साफ मतलब है कि अब आप गुणांक पे फोकस करिए थोड़ा सा। इसका गुणांक क्या है? ए। तो ए की पावर में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्मॉल ए लिख देंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसका गुणांक क्या है? बी। तो बी की पावर में आप क्या लिख देंगे? स्मॉल बी लिख देंगे, ठीक। सी की पावर में क्या लिख देना? स्मॉल सी। और डी की पावर में क्या लिख देना? स्मॉल डी। जरा हमको यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप बहुत आसानी से चीज़ों को सीख पा रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको समझनी है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर रस समीकरण मिति गुणांक आपको दिखाई देता है तो आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक। अब मैं एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, ज़रा इस इम्पॉर्टेंट बात के भी फोकस करना है आपको। क्या कि जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहीं पर भी आपको सॉलिड दिखाई दे जाए तो आप ध्यान रखना कि जो सॉलिड की सांद्रता होती है, सॉलिड की सांद्रता जो है वो हमेशा और हमेशा 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। इस चीज़ को भी अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूले और नेंसर्ट का समीकरण जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और आगे बातचीत करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हमसे एक बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल पूछा गया है, कह रहा है डैनियल सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण लिखो। डैनियल सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण लिखो, ठीक। तो अगर हम आपसे बता दें कि डैनियल सेल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही की बात है जब आपने एक रिएक्शन बनाई थी डैनियल सेल के लिए, ठीक है ना। वो डैनियल सेल के लिए रिएक्शन जरा देख लो, ये ध्यान से देखो, ठीक। डैनियल सेल के लिए ये क्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आप दिख रही होगी आपको यहाँ पर, ये सेल रिएक्शन दिख रहा नहीं दिख रहा सभी लोगों को, ठीक। ये सेल रिएक्शन याद कर लो। अगर डैनियल सेल के बारे में तुम्हें कुछ भी लिखना है तो ये सेल रिएक्शन याद कर लो अच्छी तरीके से, आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक। चलो शुरू करते हैं कहानी। और हमसे कह रहा है डैनियल सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण लिखना। तो ज़रा हमको एक बारी वही रिएक्शन बता दो जो हमने पीछे लिखी है अभी। तो आपने क्या देखा था? सबसे पहले कहानी अगर हम आपको बताएँ तो डैनियल सेल के बारे में, तो आपने देखा कि आप यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दिया था जिंक का सॉलिड, फिर आपने देखा कॉपर का 2+ यानी एक्वस वाला आयन, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि जिंक जो है वो 2 का प्लस एक्वस वाला आयन और प्लस कॉपर का सॉलिड। यही तो थी रिएक्शन, बोलो क्या ये रिएक्शन थी? अब अगर सच में यही रिएक्शन है डैनियल सेल के लिए तो फिर हमें बनाना कोई बहुत कठिन कहानी नहीं होगी, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने डैनियल सेल को पढ़ा है तो फिर आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। अब अगर ये रिएक्शन याद है तो मैं कुछ बातें बता दूं आपसे। क्या बता दूं? ज़रा सुनना। अगर मैं कह दूं यहाँ पर इसके लिए एक एनोड की अभिक्रिया बना के दिखा दो या हमें कैथोड की रिएक्शन बना के दिखा दो,
तो फटाफट जल्दी समझ लेते हैं कि इसके लिए हमें एनोड की रिएक्शन कैसे बनानी है और कैथोड की रिएक्शन कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो एनोड की रिएक्शन बना दो। एनोड की रिएक्शन में आप क्या करते हैं, तो जिंक जो है हमारे पास में सॉलिड होता है, यहाँ पर आकर के यही जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दान करके एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। ठीक, उसके बाद दूसरी जो कहानी है वो क्या है, कैथोड रिएक्शन की है। ठीक, अब अगर यही कहानी आप कैथोड रिएक्शन में समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके साथ अब चेन करा देना है। तो होता किसके साथ अब चेन है, कॉपर के साथ में। कॉपर पहले से ही एक्वस के फॉर्म में होता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, कॉपर का सॉलिड बना लेता है। ठीक, अब ज़रा सुनना यहाँ पर क्या कि इन सभी चीज़ों को बहुत मन से समझना है ना, ध्यान से देखना और मन से समझने की कोशिश करना। क्या चीज़ है कि यहाँ पर देखो आपको n की वैल्यू पता चल चुकी होगी, तो n का मान आपने देखा कितना निकल आया हमारा 2। समझते जाना ध्यान से। ठीक, n का मान कितना निकल आया, 2 निकल आया कि नहीं निकल आया। ठीक, अब अगर हम आपसे कहते हैं हमें नेंसर्ट का समीकरण बताओ, तो मेरे ख्याल से आपको लिखना आ जाना चाहिए। आपने पढ़ रखा है क्या फॉर्मूला नेंसर्ट के समीकरण का क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n, ठीक है ना, इंटू में लॉग बेस में 10। ठीक, और ऊपर आप लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे लिखते हैं आप रिएक्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब हम इसी में कहते हैं इन सबसे यहाँ से दूर दूर करके मान वहाँ पर रख दो। तो ई सेल तो वही है, इसको तो बदलने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें इसके बारे में बताना है। ई सेल बराबर, ठीक, और ई नॉट सेल का भी मान वही और रहेगा, उसको भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं। ठीक, माइनस 0.0591 अपॉन n का मान कितना है, 2 है, इंटू में लॉग बेस में 10। ठीक, अब आप ज़रा ध्यान से देख लो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, तो सबको पता है एरो के राइट साइड वाले सब क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब प्रोडक्ट में आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, ज़रा ध्यान से देखो। पहले आपने देखा कि इसी जगह प्रोडक्ट की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, जिंक का 2+ आयन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान से देख लो, दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो तो कॉपर का सॉलिड दिख रहा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि सॉलिड की सांद्रता हमेशा कितनी मानी जाएगी, 1। अगर सॉलिड की सांद्रता 1 है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप लिखें चाहे ना लिखें, कॉपर के लिए यहाँ पर आप 1 लिखें चाहे ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे रिएक्टेंट में ये 2 चीज़ें दिख रही कि नहीं दिख रही। फिर से आप क्या बोलेंगे कि जिंक के लिए मतलब जो है ना सांद्रता है वो कितनी होगी, 1, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड है। तो नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो कॉपर का 2+। ठीक है ना, ध्यान से समझ लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर का 2+। ठीक, अब जरा बताओ क्या यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखने में बहुत तकलीफ होगी किसी को क्या। यही तो हो गया नेंसर्ट का समीकरण, और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, इतना ही करके दिखा देना है, डैनियल सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण की कहानी बन गई। बात समझ लो जरा ध्यान से, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर और आगे सॉल्व करना चाहो तो ई नॉट सेल का भी मान फिक्स होता है 1.10 वोल्ट, है ना, वो पूछा नहीं गया तो हमसे आगे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, यहीं पे आप कर लेना, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब अगर यही आंसर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बातचीत होती है। अब आगे कहानी है, कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है निम्नलिखित सेल की अभिक्रियाएं लिखकर नेंसर्ट समीकरण लिखो। ये तो क्वेश्चन ही अधूरा छूट गया। निम्नलिखित सेल की अभिक्रियाएं लिखकर नेंसर्ट समीकरण लिखो। भाई सेल के बारे में ही कुछ नहीं पता है, क्या लिखें हम, हैं, बोल के देखो। चलो अच्छा नहीं पता, इसको छोड़ो, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, 298 केल्विन ताप पर सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, और सेल जो है वो कुछ इस तरीके से दी गई है। कह रहा दिया है ई नॉट Ni 2+2 Ni माइनस 0.25 वोल्ट और ई नॉट Ag+2 Ag 0.80 वोल्ट। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन आपका। अब हमसे पूछा गया है कि हमें क्या करना है, इसका ईएमएफ ज्ञात करना। ईएमएफ का मतलब भी आप समझ लीजिए ज़रा ध्यान से कि ईएमएफ का जो होता है मान, इसी ईएमएफ को ही हम लोग कहते हैं ई सेल। बात समझना ध्यान से आप, ठीक है ना, कि इसी ईएमएफ को ही क्या कहा जाता है, ई सेल कहा जाता है। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना ना। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो यही कहानी होती है। ठीक, या अगर आपसे कह दिया जाए सेल पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि सेल विभव क्या होता है, तो ये सारी की सारी कहानियाँ एक ही हैं। समझ रहे हो ना, इसके लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है। तो तीनों बातें एक ही होती हैं। क्लियर।
अब अगर तीनों बातें एक ही होती हैं तो जो हमसे पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि हमें ई सेल का मान बता दो। अच्छा, ई सेल का मान निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबको पता है अच्छी तरीके से, फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है आपको, क्या कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है ना, और इनटू में लॉग बेस में 10, ठीक, और उधर से क्या होता है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ठीक, इतनी ही तो कहानी है इन सब की, बोलो जरा, है ना, इतना सा काम करना है, ठीक, मतलब इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या करने हैं, सारे के सारे मान ढूंढने हैं इस फॉर्मूले वाले, ठीक है ना, ढूंढना शुरू करें क्या, बोलो, ढूंढना शुरू करें क्या, ठीक। अब अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर हमको एक बार इनकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन बना दो, क्योंकि उन रिएक्शन के बिना आप कभी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बात आप समझिए ज़रा ध्यान से। तो मैंने कहा आपसे कि चलो पहले शुरुआत करते हैं किसको, एनोड की रिएक्शन का, ठीक है ना। अब हमने कहा एनोड रिएक्शन बना करके दिखा दो हमको। अब जब आप एनोड रिएक्शन बनाएंगे तो ज़रा सुनना कि एनोड रिएक्शन के लिए आपको पता है कि हमें समीकरण के साथ में क्या कराना पड़ता है, ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है, ठीक। अब ढूंढ लो ज़रा ध्यान से ऊपर से कि किसके साथ में आपको ये ऑक्सीकरण कराना है कोई ऐसा, तो ध्यान से देखो ये दिख रहा है आपको, ठीक, इसी में तो इलेक्ट्रॉन दान किया गया है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि निकिल के साथ हमें ऑक्सीकरण कराना। तो निकिल पहले सॉलिड की अवस्था में था, फिर निकिल ने थोड़ी सी अपनी परेशानी दिखाई और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान करके ये चेंज कर दिया किसमें, एक्वस के फॉर्म में, और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, दान कर दिए, ठीक। अब अगर एनोड की रिएक्शन बना ही ली है आपने तो फिर लग गए हाथों क्या बना लो, कैथोड की रिएक्शन भी बना लो, ठीक। अब जब आप कैथोड की रिएक्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे आप इसके साथ में रिडक्शन कर देंगे, बोलो बच्चों साथ में क्या कि रिडक्शन कर देना है, ठीक। अब जब रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, तो अपचयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब अगर निकिल के साथ में ऑक्सीकरण हुआ, इसका साफ मतलब है कि सिल्वर के साथ में क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ से जो Ag का प्लस है एक्वस के फॉर्म में, अब वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक। अब क्या लगता है आप एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाओगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 बार में ग्रहण कर लेना, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2Ag का सॉलिड मिल जाएगा। जरा बताएं कोई समस्या। अब मैं आपसे कह दूं यहीं पे तीसरी कहानी कि इसकी सेल अभिक्रिया भी बना लो बच्चों, ठीक है ना। अभी क्यों बनाना है सब कुछ आपको समझ में आएगा कि क्यों बनाई जा रही हैं, बात को समझते चलना, ठीक। अब अगर मैं कह दूं सेल रिएक्शन बना लो इसी के लिए, तो आप सेल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे ज़रा सोचें। अब मैंने कहा आपसे कि इसी में क्या बना लो, सेल रिएक्शन बना लो, ज़रा सोचो क्या करोगे। तो फिर क्या करना है आपको, जो इधर दिख रहा है इधर वाले जोड़ लो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा निकिल का आपको क्या दिख रहा है, सॉलिड वाला फॉर्म, निकिल का सॉलिड वाला फॉर्म आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, निकिल का सॉलिड दिख रहा प्लस, फिर आपने देखा कि 2Ag का एक्वस वाला फॉर्म दिख रहा है, जो दिख रहा है उसी को लिखते चलो, कोई समस्या नहीं, एरो लगाओ आगे बढ़ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आपने देखा कि हमें निकिल का क्या दिख रहा है, एक्वस वाला फॉर्म दिख रहा है, वो लिख दो प्लस, फिर आपने देखा कि हमें क्या दिख रहा है, Ag यानी कि सिल्वर का सॉलिड वाली कहानी, ठीक। यहाँ तक पूरी कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अब अगर यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई है तो मैं कुछ मान पूछता हूँ आपसे, क्या नहीं बता पाएंगे आप, बोले भैया हम बिल्कुल बता लेंगे, आप हमसे एक बारी पूछो तो हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक। तो अगर आप सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं तो मैंने कहा आपसे कि हमको एक काम करो, n का मान बता दो। तो आप देख पा रहे होंगे आपने कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं, 2। तो बोले n का भैया मान हमें कितना पता चल गया, 2 पता चल गया, ठीक। अब अगर मैं कह दूँ यहीं पर ई नॉट सेल का मान बता लो, ध्यान से समझना, ठीक है ना, कहानी आसान नहीं होती है न्यूमेरिकल की, ठीक, थोड़ा सा मन से समझना पड़ेगा। अब आपने कहा कि हमें क्या बता दो, ई नॉट सेल का मान बता दो, ठीक। तो मैंने आपको, ठीक है, दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था सेल विभव के बारे में या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, ठीक है ना, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, ठीक, इस तरीके से लिखना। तो कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक। अब ज़रा सुनो ध्यान से कि आप कैथोड किसको माने हो, तो आपको पता कैथोड हमने माना है सिल्वर को, ठीक। तो आप पहले ये वाली वैल्यू रखेंगे, सिल्वर वाली वैल्यू, ठीक है ना, ध्यान से समझते जाना, क्योंकि हमें पता है इन सभी फॉर्मूलों को निकालने के लिए पहले ई नॉट सेल का मान निकालना है। तो 0.80 माइनस लगाओ आगे बढ़ो। एनोड आप किसको माने हो, तो एनोड माने हो आप निकिल को, फिर ये निकिल वाली वैल्यू रख दो। निकिल वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, तो माइनस का 0.25 वोल्ट, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप दिखेगा आपको कि ई नॉट सेल बराबर 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.25। अब मैं कह दूँ इन दोनों को आपस में जोड़ लो, तो 5 में 0 जोड़ा मतलब कितना आएगा, 5 है कि नहीं है।
उसके बाद आपने 2 में 8 में 2 जोड़ दिया, 8 और 2 10, 10 का बोले तो ऐसा 1.05 वोल्ट ये वैल्यू निकल करके आ गई। सब लोग देख पा रहे होंगे ये वैल्यू निकल कर आ गई किसकी, ई नॉट सेल की। क्लियर हो गया नहीं हो, ठीक। अब यहाँ से आप लगाएंगे नेंसर्ट का समीकरण, यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेंसर्ट का समीकरण लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, चाहें तो आप लिख लीजिएगा क्या कि नेंसर्ट समीकरण से, नेंसर्ट समीकरण से, ठीक, नेंसर्ट समीकरण से या नेंसर्ट समीकरण द्वारा, ठीक। अब नेंसर्ट का समीकरण लगाएंगे आप तो लिखेंगे क्या कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा है नेंसर्ट समीकरण का, ठीक। अब यहाँ से आप ध्यान से समझ लो कि ई नॉट सेल का मान कितना दे रखा है, तो 1.05 माइनस 0। अब देखो इधर क्या लिखा है 0.0591, तो उसको वैसे ही लिख दो, तो 0.0591 अपॉन एन। एन का मान कितना है 2। देखो ध्यान से एन का मान कितना निकाले हो 2, इंटू में आ जाओ लॉग बेस में कितना है 10, ठीक। अब देखो प्रोडक्ट में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, अब ये रिएक्शन काम आई कि नहीं आई। प्रोडक्ट में आपने देखा निकिल का क्या दिख रहा है, एक्वस का फॉर्म, और एजी का सॉलिड वाला फॉर्म। हमने क्या बोला, सॉलिड की सांद्रता 1 होगी, इसका कोई मतलब नहीं है, निकिल को लिख दो केवल। तो अब आप जो ऊपर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, Ni2+ लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना आप ध्यान से, ठीक। उसके बाद रिएक्टेंट में देखो ध्यान से निकिल दिख रहा, सॉलिड का छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ले लो एक्वस, एजी वाले को ले लो। तो एजी का आपको क्या दिख रहा है, सिंगल का प्लस यानी एक्वस वाला फॉर्म। हमने कहा था जब गुणांक भी दिख जाए तो गुणांक को क्या बना देते हैं, घात बना देते हैं। ध्यान से देखो मैंने लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये वही कहानी है। अगर आप नेंसर्ट के समीकरण से इस वाले को ध्यान से देखो, ठीक है ना, इसको छोड़ो, कौन सा ये वाला फॉर्म देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक। इसी को अगर ध्यान से देखो तो यही कहानी लिखी मैंने वापस से वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी समझ लेना ध्यान से कि ये कहाँ से 2 आ गया, ठीक। अब कह दूँ मैं इन सबकी वैल्यू रख दो आकर के, तो आप लिखेंगे क्या कि ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग बेस में 10, ठीक। अब प्रोडक्ट में अगर देखा तो निकिल दिख रहा। अब अगर ध्यान से समझो तो निकिल की सांद्रता यहाँ पर कितनी, देखो ये होती है सांद्रता जो ब्रैकेट में लिखी, कितना लिखा है 0.01, तो 0.01 लिख दिया नहीं लिख दिया। फिर आ जाओ प्रोडक्ट Ag+, Ag+ की सांद्रता ध्यान से देखो कितनी लिखी है 0.1, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 0.1। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ऊपर घात भी तो लगी है 2 है, तो मैं अगर इसको 2 बारी लिख दूँ 0.1 तो किसी को समस्या है क्या, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब अगर समस्या नहीं है तो मैं यहाँ से ये वाला पॉइंट रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। जैसे ही मैंने पॉइंट रहा नीचे मुझे कितने 0 देखने को मिले 2। फिर मैंने कहा इस 0.1 और 0.1 का भी पॉइंट हटा दो, तो फिर से मुझे लगा कि मुझे 2 ऊपर 0 मिलेंगे, ठीक। अब ऊपर भी 2 0 हैं, नीचे भी 2 0 हैं, दोनों से निपटा दिया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1, यहाँ पे कितना बचा 1। और अगर थोड़ी सी कहानी आपको पता है सबको, तो ये बात अच्छी तरीके से पता, बेस में अगर 10 है और log 1 की वैल्यू पूछी जाती है आपसे, तो आप हमेशा बोलेंगे कि कितना होता है 0। अब अगर log 1 का मान 0 है तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो 0 का गुणा अगर किसी के साथ कराया जाता है तो वो वैल्यू भी क्या हो जाती है 0। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये वाला जो हिस्सा है ये अब पूरा का पूरा क्या होने वाला है 0। अब अगर वो पूरा का पूरा हिस्सा 0 होने वाला है, इसका मतलब साफ है कि फाइनल जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो 1.05 वोल्ट ही होगा। अब बोलो ज़रा ध्यान से, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेंसर्ट का समीकरण के जैसे न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे के सारे तरीके आप लोगों ने सीख लिए हैं, इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमारा चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल भी इसके अच्छे तरीके से लगाते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आज के लिए शायद में इतना ही है, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपने गिब्स ऊर्जा को अच्छी तरीके से सीख लिया है और नेंसर्ट का समीकरण अच्छी तरीके से सीख लिया है, दोनों के न्यूमेरिकल बनाना सीख लिया है, ठीक है ना। बाकी के जो बच्चे न्यूमेरिकल हैं मैं आपको जो है ना जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब करा दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मन से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग अच्छी तरीके से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना, ओके।